तुम दोनों साथ जाओ, ये रही कार की चाबियां। सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलाना, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? जाहिर है मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस था, बस बात ये थी कि मैंने अभी तक कार नहीं खरीदी थी। अब जब माँ ने मुझे कार की चाबियां दे दी थी तो वहां जाकर सामान वापस लाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद कार अपनी मंजिल पर पहुंच गई। पार्किंग की जगह मिलने के बाद लूशियन और मैं कार से बाहर निकले। मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूं। इस कॉम्प्लेक्स में एक लिफ्ट भी है, हम लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। कल मैं भी एक 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ढूंढूंगी, ऐसी बिल्डिंग में जहां लिफ्ट हो। जैसे ही हम दरवाजे से अंदर घुसे, मैंने देखा कि ये अपार्टमेंट 1 बेडरूम वाला था और ये मेरी जगह से कहीं ज्यादा अच्छे से सजा हुआ था। लूशियन ने कहा, तुम पहले बैठो, मैं बेडरूम में जाकर अपने कपड़े ठीक से रख लेती हूं और पैक कर लेती हूं। ये कहकर लूशियन अपने कपड़े पैक करने के लिए कमरे में चली गई। बेडरूम को देखकर, जो कि ज्यादातर गुलाबी रंग से सजा हुआ था, मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि लूशियन को गुलाबी रंग इतना ज्यादा पसंद है। ठीक उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट को चेक इन पूरा करने पर बधाई, इनाम एक मर्सिडीज बेंज एसयूवी। ये गाड़ी पहले से ही उस इलाके की पार्किंग में खड़ी है जहां होस्ट रहता है। कार की चाबियां होस्ट की जेब में है। सिस्टम से ये आवाज सुनकर मैं खुशी से झूम उठा। मैंने तो आज ही कार खरीदने के बारे में सोचा था और अचानक ही सिस्टम ने मुझे सीधे सीधे एक कार इनाम में दे दी, और वो भी एक बड़ी एसयूवी मॉडल। इस तरह भविष्य में कहीं भी आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कल जब मुझे अपना अपार्टमेंट मिल जाएगा तो मैं लूशियन को बताने के लिए कोई बहाना ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर बाद लूशियन बेडरूम से बाहर आई। उसके हाथों में अभी भी कपड़े थे। मेरा नहाने का मन कर रहा है। नहाना है? तुम अभी भी अपने प्रसव के बाद के आराम के समय में हो, क्या तुम नहा सकती हो? ये सुनकर चिंता से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर कुछ भी गलत हो जाता तो मेरी माँ मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं ठंडे पानी से नहा रही हूँ। मेरे नहाने के बारे में मुझे उम्मीद है कि तुम आंटी को नहीं बताओगी। मुझे डर है कि आंटी मुझे डांटेंगी। लूशियन की मिन्नत भरी आंखों को देखकर मेरे पास सच में कोई और चारा नहीं था। ठीक है, मैं समझ गई, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी। लगभग आधा घंटा बीत गया। वो जो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, नहाने के बाद पूरी तरह से तरोताज़ा लग रही थी। उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था जैसे उसने मौत को पार कर लिया हो। मैं बस चुपचाप लूशियन को ऐसे ही देख रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत है ना? जैसे कि उस शानदार कैंपस बेले से उम्मीद थी। अगर मैं सच में उससे शादी कर लूं तो कितना अच्छा होगा। मेरी नज़रें सीधे उसे घूरते देखकर लूशियन को पता नहीं क्यों लेकिन उसे खुशी का एहसास हुआ। उसकी आवाज़ भी थोड़ी नरम हो गई। क्या हुआ? तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने अपना सिर खुजलाया और तुरंत कह दिया, मेरा मतलब है, वैसे भी तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मुझे थोड़ा परेशान देखकर लूशियन खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल पर गई, एक हेयर ड्रायर उठाया और अपने बाल सुखाने का सोचा। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं अचानक खड़ा हुआ और लूशियन के हाथों से हेयर ड्रायर ले लिया। उसे चालू करने के बाद मुझे लगा कि ये गर्म हवा है। लूशियन के लंबे बालों में उंगलियां फेरते हुए मैंने उसे सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया। उसके बालों से शैम्पू की खुशबू सूंघते हुए मेरा मन थोड़ा भटकने लगा। थोड़ी देर बाद जब लूशियन के बाल ज़्यादातर सूख गए तो मैंने हेयर ड्रायर बंद कर दिया और उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। किसी और दिन चलो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर हम दोनों के माता पिता से मिलेंगे और अपनी शादी पक्की करेंगे। तुम्हें क्या लगता है? लूशियन इन बातों से पूरी तरह हैरान रह गई। क्या तुम सच में मुझसे शादी करने को तैयार हो? इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी तैयार नहीं होगा। मैं सच में इस बारे में सच कह रहा था। आखिर लूशियन सच में बहुत खूबसूरत थी और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की पुरानी कैंपस बेले थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों की वजह से वो मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने का प्लान बना रहा हो? मेरे मुकाबले लूशियन का दिमाग इस समय बहुत तेजी से चल रहा था। हम दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं थी, बस बच्चों की वजह से हमारे रास्ते फिर से मिले थे। लूशियन को जवाब ना देते देखकर मैं अकेले ही आगे बढ़ गई। चिंता मत करो, हालांकि इसका आधा हिस्सा सच में बच्चों की वजह से है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बच्चे की माँ हो। हम पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसके बाद डेट पर जा सकते हैं। भले ही मैं अभी कुछ भी गारंटी नहीं दे सकती, प्लीज़ भरोसा रखो कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा दूंगी। तो क्या तुम मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने को तैयार हो? मैंने लूशियन को कुछ हैरानी से देखा। डर था कि कहीं वो आगे जो कहने वाली थी उसका एक भी शब्द छूट न जाए। लूशियन के लिए पिछले कुछ दिनों में मैंने उसकी जो केयर की थी वो उसे साफ दिख रही थी, और वो कोई मटीरियलिस्टिक औरत नहीं थी। जब तक मैं उसके और बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकती थी वो खुश रहेगी। इसके अलावा इस मामले में माँ ने लूशियन से बहुत पहले ही बात कर ली थी। बस आज जब मैंने ये बात फिर से उठाई तो वो समय पर रिएक्ट नहीं कर पाई। अब जब उन्होंने रिएक्ट कर दिया है तो जाहिर है उन्हें मुझे जवाब देना ही था। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर जवाब ले सकते हैं। शादी का सर्टिफिकेट? लेकिन मेरे माता पिता की तरफ से मुझे डर है कि ये आसान नहीं होगा। वो अपने माता पिता का जिक्र करने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। चिंता मत करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें मना लूंगा।
इतनी खूबसूरत पत्नी और बच्चों की खातिर मुझे अपने ससुर और सास को मनाने के हर मुमकिन तरीके के बारे में सोचना पड़ा। लू शुन ने अपने कपड़े और सामान समेटा। मैंने भी कुछ सामान नीचे पहुंचाया। हमने सामान कार की डिक्की में रख दिया। फिर मैंने कार अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ाई। लगभग 10 मिनट बाद कार मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंच गई। कार पार्क करने के बाद मैंने नज़र घुमाई और देखा कि सिस्टम से मिली कार पास ही एक पार्किंग की जगह पर खड़ी थी। सचमुच वो एक मर्सिडीज बेंज जीएस थी। जब हमने सामान रख दिया तो माँ ने लो शियुन की तरफ देखा। शियुन, एंडी अब वापस जा रहा है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एंडी को बता देना। शिन्यू, शियुन का अच्छे से ख्याल रखना। अगर माँ को पता चला कि तुमने शियुन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माँ, चिंता मत करो, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज थोड़ी देर हो गई है, तुम कल वापस क्यों नहीं चली जाती? कोई बात नहीं, मौसम साफ है। माँ, चिंता मत करो, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज थोड़ी देर हो गई है, तुम कल वापस क्यों नहीं चली जाती? कोई बात नहीं, वैसे भी घर पास ही है। माँ तुम लोगों से किसी और दिन मिलने आ जाएगी। शिन्यू, रात को ज़्यादा गहरी नींद मत सोना, बच्चों का ध्यान रखना। कल जाकर कोई बड़ा अपार्टमेंट ढूंढ लेना, इस तरह ज़्यादा आसानी भी रहेगी। साथ ही जब तुम्हें किसी और दिन समय मिले तो शियून के साथ जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले आना। इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। अब जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं तो हालात पहले जैसे नहीं रहे, इसे रख लो। माँ, मेरे पास खुद पैसे हैं। माँ के हाथ में कार्ड देखकर मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। तुम्हारे पास तो अभी कोई नौकरी भी नहीं है। क्या सच में तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या मैं नहीं जानती? चलो मेरी बात मानो और इसे ले लो। माँ, मेरे पास सच में पैसे हैं। मैंने हाल ही में ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदी थीं और उनसे कई लाख रुपए कमाए हैं। ये सुनकर माँ हैरान रह गईं। कहीं तुम माँ से झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है, फिर जब तुम्हारे पास अब पैसे हैं तो माँ ये कार्ड अपने पास ही रखेंगी। अगर तुम्हें पैसों की कमी पड़े तो माँ को बता देना। ये कहकर माँ वापस चली गई। माँ के जाने के बाद मुझे डर था कि लूशी उनको अजीब ना लगे, इसलिए मैंने पहले ही बात शुरू कर दी। आज रात बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा। तुम आराम करो, ये काम मुझे करने दो। आखिर पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों को ठीक से आराम नहीं मिला है। मैं बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। कोई बात नहीं, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। असल में वे बस खाते और सोते ही हैं। मैं संभाल लूँगा, तुम आराम करो। लेकिन पिछले 3 दिनों से तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है, अब जब हम घर आ गए हैं तो आराम तुम्हें करना चाहिए, बच्चों का ख्याल मुझे रखना चाहिए। लूशी उन मेरी बात से सहमत नहीं हुई। लूशी उनको इतना दृढ़ देखकर मैंने एक पल सोचा और फिर कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, रात के पहले हिस्से में तुम बच्चों का ध्यान रखना और रात के दूसरे हिस्से में मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा। ये कैसा रहेगा? ठीक है, तो फिर रात के पहले हिस्से में मैं बच्चों का ध्यान रखूंगा और दूसरे हिस्से में तुम ये जिम्मेदारी संभाल लेना। ये देखकर कि मैं कितना दृढ़ था, लूशी उन बस सिर हिला सकी। ठीक है, तो मैं पहले आराम कर लेती हूँ। अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे जगा देना। ये कहकर मैं जल्दी से सो गया। शायद पिछले कुछ दिनों से मैं सचमुच बहुत थक गया था। मुझे बहुत जल्दी नींद आ गई। लूशी उन बिस्तर के पास बैठी पालने में सो रहे बच्चों को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। उसने पाया कि सोते हुए मैं बहुत हैंडसम लग रहा था और मैं खर्राटे भी नहीं ले रहा था। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की लूशी उनके साथ रहने आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये अपार्टमेंट बहुत छोटा है। रात के खाने के बाद मैं बाहर जाकर पहले एक नया अपार्टमेंट ढूंढूंगा। जैसे ही मुझे कोई मिल जाएगा हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हम यहीं मेरे अपार्टमेंट में क्यों नहीं रह जाते? भले ही इसमें सिर्फ एक ही बेडरूम है, हम एक और बिस्तर खरीद सकते हैं। लूशी उन जानती थी कि मुझे कॉलेज छोड़े ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं अभी भी नौकरी ढूंढ रहा था और मेरे पास खुद ज़्यादा पैसे नहीं थे। और हालांकि उसने ग्रेजुएशन कर लिया था, फिर भी उसके पास कुछ पैसे बचे थे जो उसके माता पिता ने उसे पहले दिए थे। इसलिए अगर वे थोड़ी बहुत बचत करते तो अगले 2 साल तक उनका गुजारा आराम से हो सकता था। कोई बात नहीं, असल में मैंने पहले कुछ पैसे कमाए थे। शुरू में मैंने सोचा था कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं कोई बड़ा अपार्टमेंट ढूंढूंगा, लेकिन अब जब हमारे बच्चे भी हैं तो इस योजना को पहले ही पूरा किया जा सकता है। मैं पहले अपार्टमेंट देखने जा रहा हूँ। अगर कोई बात हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद रखना और सुरक्षित रहना। ठीक है, तुम भी सड़क पर सुरक्षित गाड़ी चलाना। इस पल लूशी उन बिल्कुल एक पत्नी की तरह लग रही थी जो अपने पति को बाहर जाते समय सुरक्षित रहने की याद दिला रही हो। मेरे अपार्टमेंट से निकलने के बाद लूशी उन ने दरवाज़ा मजबूती से बंद किया और सोचने लगी कि कैसे उसने अभी अभी मुझे एक पत्नी की तरह याद दिलाया था। उसके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए। कृपया चेक इन करने के लिए मर्सिडीज बेंज यूएस की ओर आगे बढ़ें। जैसे ही मैं उस इलाके में पहुंचा सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। मैं थोड़ा हैरान रह गया कि इतनी अच्छी चीज़ भी हो सकती है। मैंने अपने बैग से कार की चाबियां निकाली और मर्सिडीज बेंज यूएस की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा। अंदर की जगह सचमुच बहुत बड़ी थी। इसमें पूरी 7 सीटें थीं। अपनी सीट बेल्ट लगाने के बाद सिस्टम की आवाज़ मेरे मन में गूंजी। मर्सिडीज बेंज यूएस के अंदर चेक इन करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम मोडू हॉकिंग ग्रुप के 15% शेयर। एक ग्रुप कंपनी में शेयर। इस ग्रुप कंपनी के नाम और उसकी आम जानकारी के बारे में मुझे पहले से पता था। ये कंपनी मोडू में 6ठे नंबर पर थी। कहा जा सकता है कि 15% शेयर होने पर सिर्फ सालाना डिविडेंड से ही काफ़ी बड़ी रकम मिल जाएगी। ये सोचकर मैं बेहद उत्साहित हो गया। मैंने गाड़ी चलाई और उस इलाके से निकल गया। कल रात बच्चों की देखभाल करते हुए मुझे ऑनलाइन एक अच्छा सा रिहायशी कॉम्प्लेक्स मिला था।
इसलिए आज मैं गाड़ी चलाकर यहाँ आ गया। जब मैं इस रेनहोंग कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचा तो मैंने यहाँ के मकान मालिक को फ़ोन किया। 3 मिनट बाद मकान मालिक दौड़ते हुए वहाँ आ गया। नमस्ते मिस्टर, हमारे पास यहाँ अपार्टमेंट खाली है। हमारे पास किराए के लिए कुछ अपार्टमेंट उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह के। मिस्टर, 2 बेडरूम और 2 लिविंग रूम वाले अपार्टमेंट का किराया हर महीने कितना है? मैंने इस बारे में सोचा और सीधे ही पूछ लिया। 2 बेडरूम और 2 लिविंग रूम वाले अपार्टमेंट की कीमत 15,000 युआन है। मुझे लगता है कि यहाँ आने से पहले आपने हमारे इलाके के माहौल के बारे में भी पता लगाया होगा। हमारा इलाका काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसलिए ये कीमत भी काफ़ी वाजिब है। मैं समझ गया था कि मूदू में किराए की कीमतें ज़्यादातर काफ़ी महंगी होती हैं। मकान मालिक के साथ जाकर मैंने अपार्टमेंट देखा, मुझे वो ठीक ठाक लगा और मैंने उसे किराए पर ले लिया। मैं उस जगह गया जहाँ लूशियन रहती थी, मकान मालिक से संपर्क किया और किराए का एग्रीमेंट खत्म कर दिया। जहाँ तक लूशियन के सामान की बात है तो मैंने एक मूविंग कंपनी से संपर्क किया ताकि सारा सामान नए घर में पहुँचाया जा सके। मैंने एक नया घर ढूंढ लिया है और मैंने उस अपार्टमेंट का किराया भी खत्म कर दिया है जिसे तुमने किराए पर लिया था। मैंने मूविंग कंपनी से सामान और बाकी सब कुछ भी नए घर में शिफ्ट करवा दिया। ओह हाँ, मैंने एक ऐसी गाड़ी भी खरीदी है जिसमें काफ़ी जगह है। गाड़ी खरीदी? लूशियन बस पूछने ही वाली थी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन तभी उसे अचानक याद आया कि कल मैंने कहा था कि मैंने कुछ चीज़ें खरीद बेचकर कैसे कमाए हैं। ये शब्द उसके होठों तक तो आए, लेकिन आखिर में एक वाक्य बनकर निकले, तुमने बहुत मेहनत की है। दोपहर में खाना खाने के बाद मैंने और लूशियन ने मिलकर सामान पैक किया। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, बस खाना बनाने के बर्तन और मेरे कपड़े ही काफ़ी थे। इस गाड़ी को देखकर लूशियन के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, इसलिए वो आसानी से अंदाज़ा लगा सकती थी कि इस गाड़ी की कीमत लगभग कितनी होगी। उसका अंदाज़ा सही था, इस कार की कीमत लगभग 35 मिलियन थी। एक पल के लिए वो थोड़ी हैरान रह गई। सामान को ट्रंक में रखने के बाद मैंने देखा कि लूशियन कार के सामने बिना हिले डुले खड़ी थी। मैं थोड़ा हैरान रह गया, क्या बात है? कुछ नहीं। मेरी आवाज़ सुनकर लूशियन अचानक से असलियत में लौटी और अपना सिर हिलाया। कुछ ही देर में हम रेनहोंग कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड ने एक नज़र डाली और मुझे पहचान लिया, इसलिए जब मेरी कार कॉम्प्लेक्स में पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें सीधे अंदर जाने दिया। लूशियन ने बड़े बच्चे को सावधानी से मेरे हवाले कर दिया। बड़े बच्चे को स्ट्रोलर में रखने के बाद उसने छोटे बच्चे को भी मेरे हवाले कर दिया। ये देखकर कि दोनों बच्चे स्ट्रोलर में हैं, लूशियन आखिरकार कार से बाहर निकली। इस कॉम्प्लेक्स के माहौल को देखकर लूशियन ने अंदाज़ा लगाया कि इस जगह का किराया शायद ये सस्ता नहीं होगा। उसके दिल में थोड़ी चिंता हुई, क्या मैंने सिर्फ दिखावा करने के लिए इतने आलीशान कॉम्प्लेक्स में अपार्टमेंट किराए पर लिया है? उसे नहीं पता था कि चीज़ें खरीद बेचकर मैंने कितने पैसे कमाए थे, लेकिन इस तरह बेहिचक पैसे खर्च करने से तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। लिंचिंग यू, यहाँ का किराया शायद सस्ता नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इस समय पैसों के मामले में मुझे सचमुच चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये देखकर कि मैं और कुछ कहना नहीं चाहता, लूशियन ने इस बारे में और जोर नहीं दिया। उसने बच्चों की गाड़ी आगे बढ़ाई और जल्द ही हम कमरा नंबर 302 पर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर का लेआउट देखकर लूशियन बहुत खुश हुई। इस अपार्टमेंट का एरिया काफ़ी बड़ा था। बाईं ओर वाला बेडरूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। तुम और बच्चे मास्टर बेडरूम में रहोगे और मैं छोटा वाला बेडरूम ले लूँगा। लूशियन एक पल के लिए हिचकिचाई। ऐसा करते हैं, तुम मास्टर बेडरूम ले लो और मैं और बच्चे छोटा वाला बेडरूम ले लेंगे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले चीज़ें ठीक कर लेता हूँ, तुम बच्चों को बेडरूम दिखा दो। लूशियन ने बच्चों की डबल गाड़ी आगे बढ़ाई और बाईं ओर वाले बेडरूम की तरफ चल दी। एक अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल और ऐसी ही दूसरी चीज़ें। इस कमरे में सब कुछ मौजूद था। ठीक उसी समय बच्चे अचानक जाग गए। पालने में लेटे दोनों छोटे छोटे बच्चों ने अपने नन्हे मुन्ने शरीर को हिलाया, अपनी काली काली गोल आंखें खोली और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगे। उसी समय मैं अपने बेडरूम से चलकर वहां आया और देखा कि लूशियन बच्चों की गाड़ी में बैठे बच्चों के साथ खेल रही थी। बच्चे जाग गए हैं। मेरे बेडरूम में घुसने के ठीक एक पल बाद ही ये दोनों छोटे छोटे बच्चे जाग गए। लाइन 147 को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि वे एक नए घर में आ गए हैं, इसलिए वे जागकर आसपास देखना चाहते थे। ऐसा लगता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अपना नया घर देखना चाहते हैं। बेबी, पापा तुम्हें गोद में उठाएंगे ताकि तुम नया घर देख सको। बेबी, ये कैसा है? क्या तुम इस नए घर से खुश हो? हालांकि ये नया घर किराए का है, पर चिंता मत करना, कुछ समय में पापा एक घर खरीद लेंगे। जब सही समय आएगा तो वही घर हमारा नया घर होगा। ठीक है। मेरी गोद में जो छोटा बच्चा था उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और धीरे से कुछ आवाज़ निकाली। आओ पापा तुम्हें एक किस दें। ये कहते हुए मैंने उस छोटे बच्चे के कोमल गुलाबी गाल पर प्यार से एक किस किया। जब किस करने की आवाज़ आई तो उस छोटे बच्चे के होंठ सचमुच थोड़े से ऊपर की ओर मुड़ गए और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। देखो, बच्चा मुस्कुराया। मैंने ये बात जल्दी से लूशियन को बताई। लगता है ये छोटे बच्चे को डैडी बहुत पसंद है, लूशियन ने अचानक सोचा। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। इन दोनों छोटे बच्चों ने शायद ही कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था, जबकि वो अक्सर बच्चों को प्यार से चूमती रहती थी। ये सोचते हुए लूशियन ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुरा दी। उसे क्या हो गया था? अचानक अपने ही बच्चों से जलन होने लगी थी। ठीक है, अब बारी है कमरा सजाने की। मेरा कमरा तो काफ़ी सादा है, पहले मैं तुम्हारा कमरा सजाने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
लू शियून ने एक गत्ते के डिब्बे से गुलाबी रंग के पर्दे निकाले। जैसे ही वो मुड़ी, उसका पैर पर्दों पर पड़ गया और वो जमीन पर गिरने ही वाली थी। लू शियून की चीख सुनकर मैं फौरन मुड़ा और देखा कि लू शियून पीछे की तरफ गिर रही है। मैंने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत अपने दोनों हाथ बढ़ाए और लू शियून की पतली कमर थामकर उसे संभाल लिया। ऐसा लगा जैसे वो पल वहीं थम गया हो। लू शियून भी चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। एक पल के लिए वो अनजाने में ही मुझ में खो गई। क्या वो मुझे चूमने की कोशिश कर रहा है? अगर वो मुझे चूमेगा तो क्या मुझे उसे दूर धकेल देना चाहिए? अगर मैं उसे दूर धकेलूंगी तो क्या वो नाराज हो जाएगा? अगर मैं उसे दूर नहीं धकेलूंगी तो क्या वो मुझे एक बुरी औरत समझेगा? उस एक पल में लू शियून के मन में अनगिनत विचार कौन गए। उस पल लू शियून को इतनी करीब से देखकर मेरे बच्चों की माँ मुझे बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसके गाल पर एक प्यार भरा चुंबन दे दिया। लू शियून की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसकी नजरों में घबराहट, बेचैनी, डर और ना जाने कितने ही मिले जुले भाव झलक रहे थे। उसकी दिल की धड़कनें ढोल की तरह जोरों से धड़क रही थी। मैंने प्यार से लू शियून के खूबसूरत बालों पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, चलो हम दोनों मिलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब काफी देर तक लू शियून की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम इसके लिए राजी नहीं हो? लू शियून ने अपने होंठ से कोड़े और सिर हिला दिया। नहीं, मैं राजी हूँ। बस बात यह है कि तुम्हारा इस तरह अचानक से बर्ताव करना थोड़ा ज्यादा ही अचानक लग रहा है। क्या तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे? मेरे चेहरे पर गंभीरता आ गई और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बेशक। मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें उसमें से सबसे बेहतरीन चीज जरूर दूंगा। तो फिर इस जिंदगी में क्या तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे? बेशक। मैं वादा करता हूँ कि इस जिंदगी में मेरा सच्चा प्यार सिर्फ तुम ही हो। मेरी बाकी की पूरी जिंदगी हमेशा तुम्हारे ही नाम रहेगी। मेरा वादा सुनकर लू शियून मुस्कुरा दी। उस पल उसकी मुस्कान बेहद प्यारी लग रही थी। ठीक है, तो फिर मुझे तुम पर यकीन है। कल चलो हम साथ मिलकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। उसे राजी होते देखकर मैं भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ठीक है, कल हम एक दूसरे के माता पिता से मिलने के बाद अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें यकीनन एक ऐसी शादी दूंगा जिससे तुम पूरी तरह से खुश और संतुष्ट होगी। झाओ मानबान और लिन बेनबाओ, जो मेरे पिता हैं, लिविंग रूम में एक साथ बैठे थे। मुझे सब कुछ पता है। मैंने कल शिंग्यू के घर जाने का प्लान बनाया है। अभी क्यों जाना? हमारा बेटा और शिंग्यू, उन दोनों को अभी अपने रिश्ते में एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम अभी जाएंगे तो हम उन्हें बस परेशान ही करेंगे। शिंग्यू के पिता होने के नाते अब जब मुझे पता है कि उसके बच्चे हैं तो जाकर देखने में क्या बुराई है। इसके अलावा उस लड़की ने हमारे परिवार के लिए 2 पोते पोतियों को जन्म दिया है। अगर हम उससे मिलने नहीं जाएंगे तो ये कैसा लगेगा? अगर तुम जाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं ये बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, जब तुम वहां जाओ तो उस लड़की के लिए मुश्किलें खड़ी मत करना। मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिना सोचे समझे काम करने वाला इंसान हूँ। उस लड़की ने हमारे परिवार के लिए 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया है, इसलिए वो हमारे लिन परिवार की बहू है। अब तुम दादा भी बन गए हो। जब तुम कल वहां जाओ तो मुंह मत बनाना। उन्होंने मुझे अपने कल मेरे घर आने के प्लान के बारे में नहीं बताया था। अगली सुबह नाश्ते के बाद मम्मी और पापा जाने के लिए तैयार हो गए। लियो शियून और मैं भी बच्चों को लेकर साथ में सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाने की तैयारी करने लगे। तभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा तो पता चला कि मेरी मम्मी का फोन है। शिंग्यू, मम्मी और तुम्हारे पापा तुम्हारे अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे हैं। नीचे आओ और दरवाजा खोलो। पापा भी यहाँ हैं। मैं तो कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, मैं अब वहाँ नहीं रहता। तुम्हारे पापा को तुम्हारे साथ हुई घटना के बारे में पता चला और उन्होंने जिद की कि वे तुम्हारी शिफ्टिंग में मदद करने के लिए आएंगे। तो मुझे पता भेजो, हम गाड़ी से आ जाएंगे। फोन काट दिया। मैंने अपनी मम्मी को अपनी अभी की लोकेशन भेज दी। फिर मैंने लियो शियून की तरफ देखा और कहा, मेरे पापा यहाँ हैं, अंकल यहाँ हैं। अगर पिछली बार अस्पताल में जब लियो शियून ने पहली बार मेरी माँ को आते देखा था तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो अब ये सुनकर कि मेरे पिताजी भी यहाँ हैं और बहुत जल्द हमारे घर पहुंचने वाले हैं, लियो शियून तुरंत ही काफी बेचैन हो गई। ये खबर सुनकर डर के मारे लियो शियून का चेहरा पीला पड़ गया। उसके छोटे छोटे कसे हुए हाथ अनिश्चितता के कारण कांप रहे थे। उसके बेचैन चेहरे को देखकर मैंने शांत होने का दिखावा किया। चिंता मत करो, मेरे पिताजी कोई बिना वजह गुस्सा करने वाले इंसान नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल की घटनाओं के बाद हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मेरी बातें सुनकर लियो शियून को थोड़ी राहत मिली। मेरे माता पिता यहाँ आ गए हैं, इसलिए हम अभी बाहर नहीं जा पाएंगे। बैठ जाओ, मैं अभी नीचे गेट पर उनसे मिलने जाता हूँ। हालांकि वो मन ही मन अभी भी बेचैन थी, लेकिन मुझे अपने पास पाकर उसके दिल को काफी सुकून मिला। जल्द ही मम्मी और पापा हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच गए। मम्मी ने अपना फोन निकाला और मुझे एक मैसेज भेजा। मैसेज मिलते ही मैंने लियो शियून को बताया और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। ये जगह सस्ती तो नहीं होगी, है ना? कॉम्प्लेक्स के बाहर इंतजार करते हुए पापा ने आसपास के माहौल को देखते हुए अचानक ये बात कही। मम्मी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने पापा को तिरछी नजर से देखा। घर से निकलने से पहले लियो शियून ने मुझे बताया था कि उसने ऑनलाइन कुछ काम किया है और उससे काफ़ी पैसे कमाए हैं। अब जब उसके पास पैसे हैं तो ये स्वाभाविक ही है कि वो एक सुरक्षित और अच्छे माहौल वाली जगह ढूंढे। आखिरकार लियो शियून के पहले अपार्टमेंट में सुरक्षा की बात तो छोड़ ही दे, माहौल भी कुछ खास अच्छा नहीं था।
जरा सोचो, अब हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं। अगर वे अभी भी उसी पुरानी जगह पर रह रहे होते और किसी दिन ल्यूशन को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता, तो अगर बच्चों के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाती तो ये बहुत बुरा होता। ये बात तो सही है। पापा ने मम्मी की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। जल्द ही मैं कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंच गया। अपने माता पिता को देखते ही मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बताया और बाहर निकल आया। ल्यूशन, हमारा आ जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन तुम्हारे पापा ने जिद की कि मैं उन्हें यहाँ ले आऊं। मम्मी ने ये बात कहते हुए पापा को एक नाराजगी भरी नज़र से देखा। पापा, आपका यहाँ कभी भी किसी भी समय स्वागत है। मम्मी, पापा, मैंने सिक्योरिटी से बात कर ली है, आप लोग पहले गाड़ी अंदर ले आइए। लेकिन मेरे पापा लिनवेनबाओ गाड़ी में बैठे और कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए। गाड़ी पार्क करने के बाद वे बाहर निकले और मेरी तरफ देखा। अरे बदमाश, अगर मैं घर पहुंचने के बाद तुम्हारी मम्मी के पीछे ना पड़ा होता तो मुझे अब तक पता ही नहीं चलता कि मेरे पोते पोतियां हैं। इस बारे में सोचकर मैं भी शुरू में काफ़ी हैरान रह गया था, लेकिन जब मुझे पूरी कहानी पता चली तो मैं सब समझ गया।